to my channel UPSC with Fabor Rawat. In this video we will see detailed strategy for UPSC Prelims 2024 and we will see what to do in the last 5 months so that you can easily clear the exam. So in this detailed strategy अपन क्या क्या चीजें देखेंगे. सबसे पहले we will see books and sources. Then we will see PYQs, then we will see practice or mock test, then revision and then finally mental strength. आपने पहले भी, आप में से बहुत सारे लोगों ने स्कूल के एग्जाम दिए होंगे, कॉलेज के दिए होंगे और बहुत सारे लोगों ने पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे. सो इफ वी सी कि अपन कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें क्या क्या चीजें अपन स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करते हैं, तो यही सारी चीजें इंक्लूड होंगी. खासकर यूपीएससी एग्जाम के लिए यही 5 चीजें हैं जो अगर आपने सही से कर ली तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे. So these 5 things अगर आप सही से कर लेते हैं then it will, if you have the clarity on these things, आपको अपने sources पे, PYQ पे, mocks, revision, mental strength या confidence, इन सब में clarity होगी. It will increase your confidence and it will ensure a structured and well planned preparation. एक structured तरीके में आपकी तैयारी होगी, अच्छे से well planned तैयारी होगी. And finally it will increase the chances of your selection. You have very high chances of selection. तो अपन एक एक करके सारी चीजें देखते हैं. सबसे पहली चीज है सोर्सेस. सोर्सेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कोई भी सोर्सेस वाले टॉपिक में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इज द क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरी तैयारी में यही है. आप कोई भी सोर्स, कोई भी बुक, कोई भी बेसिक बुक, कोई भी कोचिंग, कोई भी नोट्स, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये कोई एक बुक पढ़ रहे हैं तो उसकी थोड़ी बुक आपने वो वाली पढ़ ली, उसके बाद आप दूसरी बुक ढूंढने लगे कि यार ये वाली पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप किसी कोचिंग के नोट्स भी देखने लगे कि यार कुछ छूट रहा है यहाँ से कर लेता हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि ये चीज मैं इस बुक से पढ़ूंगा, ये चीज इस बुक से पढ़ूंगा. अगर आप 2 या 3 बुक भी पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि ये टॉपिक मैं यहाँ से पढ़ूंगा, ये टॉपिक यहाँ से. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी कहीं से भी पढ़ रहे हो. तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपको सोर्स को लेके. एंड यू नीड टू, और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके अंदर ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हैं और इससे ही मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा और मुझे ज्यादा जो बनने होंगे क्वेश्चन वो बन जाएंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद भी बहुत दुखी हैं कि यार एनसीईआरटी छूट गई मेरी, या इस कोचिंग के नोट छूट गए, या आप कह रहे हैं लोग कि बाहर से आता है, लक्ष्मीकांत से नहीं आ रहा, ये है वो है. फालतू की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए. जो भी आपने पढ़ा है उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप उससे जो क्वेश्चन आएंगे वो कर पाएंगे, नहीं तो आपके वो भी गलत हो जाएंगे. देन फर्स्ट प्रायोरिटी इज डू द लेफ्ट आउट पोर्शन. अब ये तो बात हो गई क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस की. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सोर्स में, जो भी आप 5 महीने बचे हैं पेपर को, अब जो भी आपका छूटा है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी, सीसैट, या जो भी टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि जो आप लेफ्ट आउट पोर्शन को पूरा करें. अगर अपना टाइम टेबल बना रहे हैं अभी से फाइनल एग्जाम, फाइनल 5 महीने का, तो आपको सबसे पहले कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है. सिर्फ एक चीज इंक्लूड करनी है कि जो भी छूटा है आपका लेफ्ट आउट पोर्शन है और जो एग्जाम में आता है उसे सबसे पहले जल्दी जल्दी पूरा कर लें. देन डू नॉट रन आफ्टर न्यू सोर्सेस. इसका मतलब क्या हुआ, ये तो सबको पता है कि 1 बुक या 2 बुक पढ़नी है, उसके अलावा दूसरी जगहों से नहीं पढ़ना है. आप, इसका मतलब ये हुआ कि जो अब ये समय आ गया है ना 5 महीने, इसमें अलग अलग कोचिंगों के आ जाएंगे कि ये मेरी शॉर्ट नोट्स हैं इससे पढ़ लो, ये मेरा कोचिंग वाले निकाल देंगे कि ये मेरा क्रैश कोर्स है इससे कर लो, ये कर लो, वो कर लो. हजारों चीजें आ जाएंगी, वो बहुत अच्छी भी रहती हैं, बट वो आई कैन अश्योर यू कि वो आपके कुछ काम की नहीं है. आपने जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करिए और वही आपके काम का रहेगा. सो प्लीज रजिस्ट योरसेल्फ. आप रजिस्ट करें. आपको जो भी नोट्स मिल रहे हैं, जो भी सोर्स मिल रहे हैं, उससे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपने जो भी बेसिक बुक्स या जो भी करंट अफेयर का सोर्स फॉलो किया है उसी को बार बार रिवाइज करना है. कुछ अलग नया नहीं करना है, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा. देन प्लीज डू नॉट कंसीडर वन रीडिंग एज कंप्लीशन. अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है और आपने सपोज इकोनॉमी नहीं पढ़ी थी, आपने सोचा कि अब किसी सोर्स से पढ़ता हूं मैं, आपने एक बार पढ़ लिया, देन डू नॉट कंसीडर इट कि आपका वो कंप्लीट हो चुका है. एक बार पढ़ने को तो कुछ माना ही नहीं जाता है. एटलीस्ट आप 2-3 बार पढ़ेंगे तब आपको चीजें समझ आएंगी और याद होना शुरू होंगी. तो कभी भी एक बार पढ़ने को ये मत मानिए कि मैंने वो चीज कंप्लीट कर ली है. आप लगा के देखिए क्वेश्चन, मेरा विश्वास मानिए अगर आपने एक बार पढ़ के लगाए हैं तो कुछ भी नहीं बनेगा आपको. एक आध तुक्की से चीजें बन जाएंगी जो बहुत आसान होगी, और अब प्रीलिम्स में बहुत आसान चीजें आती नहीं है.
तो आपको एक बार पढ़ने के बाद ये नहीं सोचना है कि मेरा पूरा हो गया है, एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ना है, तभी आपको चीजें बनना शुरू होंगी। देन कंप्लीट फर्स्ट रीडिंग इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। अगर आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं अभी से, तो अगर जिन्होंने पहले से सारी चीजें कर ली हैं वो कोशिश करें कि अगले 2 महीने में एक रीडिंग उनकी सब चीजों की पूरी हो जाए, सारी चीज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग सीसेट, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट उनके एक बार हो जाएं, उसके बाद आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। और अगर आपकी कुछ चीजें छूट रही हैं तो एटलीस्ट पहले वो कर लें, और उसके बाद आप कोशिश ये तो करें कि कम से कम अगले 3 महीनों में आप एक बार सारी चीजें पढ़ लें, बिकॉज उसके बाद आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं, टेस्ट देने हैं, और उसमें भी बहुत टाइम लगता है। सो ये सोर्सेस को लेके बात हो गई। अब पीवाईक्यूज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को लेके भी लोगों के मन में कुछ डाउट्स रहते हैं। सबसे पहला डाउट रहता है व्हेन टू डू, कब करें पीवाईक्यू, ठीक है। तो मेरा एडवाइस रहेगी कि आप 3 बार पीवाईक्यू आपको करने हैं। कब कब करने हैं? इन स्टार्ट, जब भी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं उसके स्टार्ट पे करना है। देन वाइल रीडिंग, जब भी आप बेसिक बुक्स या जो भी अपना सोर्स पढ़ रहे हैं उस समय करना है। देन एट लास्ट। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सबसे पहले आपको, अभी आपने लगभग एक बार सबने पढ़ लिया होगा, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं पीवाईक्यू करके शुरुआत में क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। अब ये आपका एक्सक्यूज चला गया, बिकॉज एक बार तो आपने एटलीस्ट बुकें पढ़ी ही होंगी, आप जो भी सोर्स फॉलो किया है वो पढ़ा होगा। तो आप स्टार्ट में करके देखिए, कुछ भी पढ़ना शुरू, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके पहले करके देखिए कि आपको कितना बन रहा है, कितना चीजें समझ आ रही हैं। देन आप पढ़ते समय करके देखिए, आपने कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसके बाद आप लगा के देखिए। फिर जब आपके सारे सब्जेक्ट सब कुछ पूरा हो जाए, एट लास्ट में फिर से लगा के देखिए। एटलीस्ट आप 3 बार करिए। इससे एक तो ये होगा कि आप 3 बार पीवाईक्यू करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और साथ ही आप बार बार ये कर रहे हैं, पहले पढ़ने के पहले कर रहे हैं, पढ़ने के दौरान कर रहे हैं, पढ़ने के बाद कर रहे हैं, तो आपको एहसास हो जाएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है, कहां से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एटलीस्ट आई विल एडवाइस कि आप 3 बार करें, शुरुआत में, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद। देन आपको नोट मेकिंग करनी है क्या? आपको अगर कुछ भी नया मिल रहा है तो आई विल एडवाइस कि आप उसे सेपरेटली नोट कर लें, ठीक है। ये मैं यहां बता देता हूं कि आपको नोट मेकिंग करनी है। मेरे हिसाब से आपको कुछ भी नया मिल रहा है पीवाईक्यू में, कुछ भी, तो वो आपको नोट डाउन करना है। अब कहां नोट डाउन करना है, ये भी लोगों के मन में डाउट रहता है। तो अगर आपने प्रीवियस नोट्स बनाए हैं तो उसी में नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं, या फिर आप न्यू नोट्स में कर सकते हैं, नए नोट बना सकते हैं। मैं ये वाला ज्यादा प्रेफर करता था। ऐसा क्यों? मैं जो भी मुझे नया मिलता था पीवाईक्यू में लगाता था, वो मैं अलग से नोट डाउन कर लेता था A4 शीट में। ऐसा क्यों? जिससे कि मैं उसे अलग से बार बार रिवाइज कर सकूं। अगर प्रीवियस नोट्स के साथ रहेगा तो प्रीवियस नोट्स अगर मैं 2-3 बार रिवाइज कर रहा हूं तो उतना ही बार बस रिवाइज होगा, लेकिन अगर अलग से रहेगा तो मैं उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकता हूं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिपीट हो सकती हैं चीजें। देन जो भी आपको नई चीजें मिल रही हैं उसे आप एक बार गूगल कर देख लीजिए, बिकॉज उसी चीज से रिलेटेड 100% चांस है कि एक क्वेश्चन आएगा। अगर आपने पिछले 10 साल के पीवाईक्यू लगा लिए हैं और आपने सारे नए टॉपिक जो आपको नए नए मिल रहे हैं वो नोट डाउन कर लिए हैं, उसके बाद आप उन सबको गूगल करके थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी उनके बारे में एटलीस्ट ये समझ लीजिए कि वो वर्ड का मतलब क्या है, तो 100% चांस है कि पिछले 10 साल के क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इस साल भी, है ना, हर साल आते हैं। तो आपको गूगल करनी है नई चीजें, और बहुत एटलीस्ट उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, या बेसिक डिटेल आप देख लें, समझ लें वो क्या है, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन में है, 2024 में रहेगा ही, तो उससे आपको फायदा होगा। देन मॉक टेस्ट को लेके तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट देना। इसको लेके लोगों के मन में क्या क्या डाउट रहते हैं? सबसे पहला डाउट रहता है किस टाइप के मॉक टेस्ट दिए जाएं, या तो फुल लेंथ दे सकते हैं या माइनर दे सकते हैं। मेरी हमेशा एडवाइस रहेगी कि फुल लेंथ टेस्ट पे ज्यादा फोकस करें। माइनर यानी कि आप सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज या कोई भी उस मतलब इस तरह के जो होते हैं ना, एनसीईआरटी वाइज, ये सब माइनर टेस्ट होते हैं। मेरी एडवाइस रहेगी कि आप फुल लेंथ टेस्ट पे ज्यादा फोकस करें। माइनर आप दे सकते हैं स्टार्ट में, बट एटलीस्ट के आखिरी 2-3 महीनों में आप फुल लेंथ टेस्ट दें, कम से कम 10-15, ठीक है। ये हाउ मैनी यहाँ पास लिखा है मैंने, कितने देने हैं ये एक और बड़ा डाउट रहता है। तो फुल लेंथ टेस्ट अगर आप पहले, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो एटलीस्ट मोर देन 10 आप फुल लेंथ टेस्ट दें, इससे काफी फायदा होता है, ठीक है। और अगर एम मतलब माइनर आप जितने आपको लग रहा है उतने दें, बट फुल लेंथ टेस्ट पे ज्यादा फोकस करें। देन आपको कौन सी कोचिंग के देने हैं? कोई भी कोचिंग के आप दे सकते हैं, जैसे कि विजन आईएएस है, या फिर फोरम आईएएस है, या इनसाइट्स है, या सो ऑन। ये मैं कोई कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप किसी भी कोचिंग के दे सकते हैं इन सबके, बट मैंने दिए थे, इन सारे के मैंने दिए थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी के भी दे सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देन टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है या फ्री वाले देने हैं?
मैं तो मैंने सारे फ्री वाले दिए थे, कहीं भी आपको मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, दिल्ली की जो बुक शॉप्स रहती हैं वहां से, या आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाते हैं तो आप वो दे दें। अगर आपको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं, बट फ्री वाले भी चल जाएंगे। देन इसके सेपरेट नोट्स बनाने हैं कि नहीं, इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, जैसे PYQ में मिल रही थी, इसमें भी बहुत सारी आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड आंसर दिए रहते हैं। तो मेरा मानना है कि इसके आप नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, है ना। दे आर नॉट ऑफ मच वैल्यू, और इतना समय नहीं रहता अपने पास जब अपन टेस्ट देते हैं, अंत समय है, 2-3 महीने बचे हैं, तो इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करेंगे ना अपन। ये क्यों रिवाइज करेंगे, इससे आने के चांस एक्सट्रीमली बहुत बहुत रेयर है, ठीक है। अब हाउ टू एनालाइज, टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, ये एक लोगों के मन में डाउट रहता है। सबसे पहली चीज, 5 चीजें आपको देखनी है। वे ऑफ सॉल्विंग, आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, आप शुरुआत से कर रहे हैं। कुछ लोग 5 मिनट पहले देखते रहते हैं कि पेपर में क्या आया है, जिससे कि उनको वो क्लैरिटी हो जाती है ना, फियर हट जाता है कि कठिन आया कि आसान, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं। कुछ लोग पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि यार स्टार्ट में बहुत कठिन क्वेश्चन है, जैसे कि आपने 1 साल पेपर दिया, उस साल आपको ऐसा सेट आया कि स्टार्ट में बहुत कठिन थे, तो आपके मन में फोबिया बैठ गया कि यार स्टार्ट से नहीं करेंगे, पीछे से करेंगे, पीछे से आसान रहते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं, आप अपना के देख सकते हैं। तो एक वे ऑफ सॉल्व, कोई सब तरीके सही है, कोई अलग नहीं रहता, बट आपको एक वे ऑफ सॉल्विंग पता चल जाती है मॉक टेस्ट देने से। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कितने सॉल्व कर रहे हैं, आप ज्यादा करते हैं कम, ये आपको देखना ही पड़ेगा। ज्यादातर लोग, अब इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल पेपर आता है कि ज्यादातर लोग ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कम करने है कि ज्यादा, ये आपको एनालाइज करना है, ये बहुत जरूरी चीज है। देन आपको कितना टाइम लग रहा है, आई विल एडवाइस कि आप 1 आवर 30 मिनट्स में कोशिश करें कि आपका पेपर पूरा हो जाए, बिकॉज जो मेन पेपर रहता है वो नया रहता है, ज्यादा कठिन रहता है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। देन OMR फिलिंग एटलीस्ट आपको आखिरी के 2-3 टेस्ट में करनी ही करनी है, बिकॉज बहुत सारे लोग OMR फिलिंग में गलती कर देते हैं, और ये तो सिलिएस्ट ऑफ मिस्टेक्स हो जाएगी, है ना, एक्सट्रीमली वो घटिया वाली मिस्टेक हो जाएगी अगर आपने वहां पास सही भरा है और OMR गलत भर दिया, ठीक है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। देन व्हाट टू लुक फॉर, अब आपको देखना क्या है, आपने पेपर दे दिया, उसके बाद आप एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको देखना क्या है कि क्या गलत हुए, क्या सही हुए, क्या देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने जो पढ़ा और वो आपका गलत हो गया, ये सबसे जरूरी चीज आपको देखनी है। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, उससे कोई क्वेश्चन आ गया, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको बन सकता था, और वो अगर आपको गलत हो गया तो ये ब्लंडर है, और यही सिर्फ यही आपको चेक करना है। आपको ये नहीं देखना कि यार ये 10 चीजें नहीं मिल गई, बहुत रेयर चांस है कि उससे आ जाएगा मेन एग्जाम में क्वेश्चन। आपको ये भी नहीं देखना कि यार ये मैंने मतलब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और ये मैंने पढ़ी नहीं, वो गलत हो गया, ये फिर भी आप देख सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखनी है कि आपने कोई करंट अफेयर का सोर्स पढ़ा, आपने कोई बेसिक बुक्स पढ़ी, उनसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया, वो आपका किसी भी कीमत पे गलत नहीं होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूं तो जो आपको पढ़ा है, जो आपको बनता है, वो गलत नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है आपको। तो एनालाइज करते समय ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। देन आ जाता है रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपनी, क्या डाउट्स रहते हैं लोगों के मन में। सबसे पहले हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स करना चाहिए। मिनिमम आई विल से कि आप 3 से 4 बार रिवाइज करें, 3 से 4 बार आने वाले 5 महीनों में, और मैक्सिमम, है ना, एज मच एज यू कैन, आप जितना कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करें, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरी तैयारी में आखिरी के 5 महीनों में यही है कि आप बार बार चीजें रिवाइज करें, उसी से आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। मिनिमम आपको 3 से 4 बार करना ही है। देन फोकस एरियाज क्या होने चाहिए रिवीजन के समय। फोकस एरियाज होनी चाहिए आपके जो भी बेसिक बुक्स हैं, प्लस जो भी करंट अफेयर का एक सोर्स आपने फॉलो किया है, वही आपका फोकस एरिया होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, साथ ही PYQ, है ना, जो आपने PYQ के नोट्स बनाए हैं, आपको मॉक वगैरह की चीजें रिवाइज नहीं करनी है, कुछ भी नया मिल रहा है वो रिवाइज नहीं करना है, आपने जो ऑलरेडी पढ़ा है वही रिवाइज करना है। आप टेस्ट देंगे, आपको एहसास होगा कि यार ये एरिया मेरा वीक है, या आप पढ़ रहे होंगे उसी समय आपको एहसास होगा कि यार ये चीजें मैं बार बार भूल रहा हूं, मैंने इतनी बार पढ़ लिया फिर भी याद नहीं हो रही है, तो उन पर डेफिनेटली आपको ज्यादा फोकस करना है। देन व्हेन टू स्टार्ट, कब स्टार्ट कर देना है। जैसा कि मैंने बताया कि शुरू के 2 से 3 महीने में आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, उसके बाद आपको स्टार्ट कर ही देना है। उसके बाद आप कम से कम आपको 2-3 महीने अंत के चाहिए, जिससे कि आप 4 बार रिवाइज कर सकें। अगर आपने कम समय दिया, आखिरी महीने के लिए बैठे रहे रिवीजन के लिए, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज मोर देन एनीथिंग, जो भी मैंने अभी बताया है, बेसिक बुक्स, करंट अफेयर, PYQ, मॉक टेस्ट, उन सब से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर आपने वो सारी चीजें कर ली और कम रिवीजन किया, रिवीजन तो हर कोई करता है, बट अगर आपने सोचा कि यार 1-2 बार ही करेंगे उसी से हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा।
कम रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप कुछ थोड़ा बहुत छोड़ दें वो चल जाएगा, बट अगर आपने जो अच्छे से पढ़ा है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक बुक्स, करंट अफेयर, PYQ, उनका बार बार रिवीजन नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप मान के चलें, ये आप अपने दिमाग में बैठा लें। ये मत मानिए कि आप 1-2 बार कर लेंगे और आप बहुत होशियार हैं, आपको चीजें याद रह जाएंगी। किसी को नहीं रहती, आपको भी नहीं रहेंगी, और ये सबसे जरूरी है कि आप बार बार रिवाइज करें। देन फाइनल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटल स्ट्रेंथ। ये भी बहुत जरूरी है। मेंटल स्ट्रेंथ से आपका अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ खासकर इस पेपर के लिए जरूरी है, इस साल के प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज पिछले साल का प्रीलिम्स काफी अनप्रिडिक्टेबल, कठिन, लक बेस्ड आया था। तो इस साल लोगों के मन में बहुत ज्यादा फोबिया बैठ गया है कि यार इतना सब करने के बाद भी लोगों को लगता है यार सिलेक्शन नहीं होगा, ऊपर की सारी चीजें करने के बाद भी, जिससे इनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। बट आपको ये नहीं होने देना है, मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखनी है, कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप रखना है, बहुत जरूरी है ये। इसके लिए आपको ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है। ये सोचना ही नहीं है कि यार कितना कठिन आया था, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं सोचना। जो मैंने ऊपर चीजें बताई हैं वो सारी चीजें अच्छे से करें, वो बहुत है सिलेक्शन के लिए। देन कंप्लीट ईच एंड एवरी पार्ट। कुछ भी चीजें नहीं छोड़ के जानी है। PYQ करने हैं, मॉक लगाने हैं, बेसिक बुक्स पढ़नी है, आपको करंट अफेयर का एक सोर्स पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन करने हैं, सारी चीजें करनी है। कोई भी चीज अवॉइडेबल नहीं है ना। ये सारी चीजें एसेंशियल हैं, कंपलसरी हैं कि आपको करनी पड़ेंगी। आप जब आपको खुद एहसास होगा कि अगर ये आप सारी चीजें कर रहे हैं तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है वो है हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, रोज आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 100% आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, बूस्ट अप रहेगा। कभी कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार सबका डाउन होता है, वो आपका भी होगा, बट ऑन द लॉन्ग रन आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। ये तो एकदम गारंटीड है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो सकते आप। देन डू नॉट टेक स्ट्रेस ऑफ वेरी स्मॉल थिंग्स। इससे मेरा क्या मतलब है, सपोज आप बीमार हो गए 1 हफ्ते के लिए, तो आप उसी का रोना लेके बैठ गए कि यार मैं 1 हफ्ते पढ़ नहीं पाया। या सपोज आपका कुछ भी हो गया, घर में कुछ हो गया, किसी की शादी हो गई, आपको कुछ पैसे का नुकसान हो गया, 10-20 हजार आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली और आपको लग रहा है कि यार कोचिंग बहुत बेकार है, फालतू ज्वाइन की, मेरे 20 हजार चले गए। ये सब फालतू की चीजें हैं। छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस मत लीजिए, इनसे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। सो डू नॉट टेक स्ट्रेस ऑफ वेरी स्मॉल थिंग्स। इससे होता क्या है, आप छोटी चीजें सोचते हैं। जैसे कि आप सपोज रूम में रहते हैं, मकान मालिक आया, उसने रेंट बढ़ा दिया बिना बात के, तो आप उसी में गुस्सा हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में वही चलता जा रहा है। इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, पर आपको चीजें याद नहीं होंगी अगर आपका दिमाग फ्री नहीं होगा। तो छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस ना लें। देन ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरीथिंग टेक टाइम, है ना। जो भी ऊपर चीजें मैंने बताई, बेसिक बुक्स पढ़ना, रिवीजन करना, खासकर रिवीजन के लिए जरूरी है। समय लगता है हर चीज में, अपने जादू नहीं है कुछ। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें कि यार मैंने अंत का 1 महीना बचा है, अब इसी में मैं 4 बार रिवाइज कर लूं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप 1-1 हफ्ते में सब कुछ रिवाइज कर लें। पहले रिवीजन में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद टाइम कम होगा धीरे धीरे। जादू नहीं है कुछ कि आपने एक बार पढ़ दिया तो आप फटाफट 1 हफ्ते में रिवाइज कर लें और आपका रिवीजन होगा नहीं। फिर आप सोचेंगे यार वो तो कर लेता था, फलाने टॉपर ने बताया था कि वो 1 हफ्ते में पूरा पढ़ लेता था, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आप हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है ना। हो सकता है उसने पहले भी क्लियर किया हो सकता है उसने पहले ही 10 बार पढ़ के रखा हो। आपको अगर जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं, पहला रिवीजन करेंगे, दूसरा करेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और धीरे धीरे टाइम कम होगा। तो एवरीथिंग टेक्स टाइम, है ना। आपको परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस आउट नहीं होना है, मेहनत करते रहना है लगातार, और इसी से आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये स्ट्रेटेजी जैसा ही था, मतलब हर चीज की जो भी अब आखिरी के 5 महीने में जरूरत है वो मैंने आपको बता दी। अगर आप ये इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन काफी ज्यादा हो जाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।